हेलो दोस्तों, आज मैं फिज़िक्स स्टार्ट कर रहा हूँ बिहार टीचिंग भर्ती के लिए। बीपीएससी टीआरई 3.0 और 4.0 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इसमें। पहला क्वेश्चन है फिजिक्स में, निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। देखिए, आपको पता है कि ऑक्सीजन के पास में आपका 8O6 होता है। जब हम घटाएंगे इसमें से 8O16 में से तो हमें निकल करके आ जाएंगे न्यूट्रॉन। नाइट्रोजन में भी आपके न्यूट्रॉन होते हैं, तो इसका जो सही आंसर होगा हाइड्रोजन, क्योंकि 1H1 होता है इसका, और एक में से एक को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कुछ नहीं बचेगा, यानी कि इसमें ऑप्शन नंबर सी। देखिए, इसका एक्सप्लेनेशन भी मैं आपको दिखा देता हूँ। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है। साधारण हाइड्रोजन समस्थानिक प्रोटियम में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है। भारी हाइड्रोजन समस्थानिक ड्यूटेरियम में 1 न्यूट्रॉन होता है, जबकि अत्यंत भारी हाइड्रोजन समस्थानिक ट्राइटियम में 2 न्यूट्रॉन होते हैं। देखें, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं। एक तो आपका साधारण हाइड्रोजन हो गया, और जिसको हम प्रोटियम कहते हैं, दूसरा ड्यूटेरियम और तीसरा ट्राइटियम। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंगस्ट्रॉम इकाई है। आपको पता है एंगस्ट्रॉम आपकी वेवलेंथ को मापने की इकाई होती है, तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। और आपको पता होना चाहिए कि 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻10 मीटर होते हैं। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। देखिए, प्रकाश वर्ष जो होती है, लाइट ईयर भी इसको इंग्लिश में बोलते हैं। लाइट ईयर हमारी जो होती है डिस्टेंस की यूनिट होती है, और जितना प्रकाश एक साल में डिस्टेंस कवर करता है निर्वात में, उसको हम 1 लाइट ईयर बोलते हैं। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को 1 प्रकाश वर्ष लाइट ईयर कहते हैं। 1 प्रकाश वर्ष बराबर होते हैं 9.46 × 10⁻15 मीटर। ये बात ध्यान रखें आप। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवृत्ति को मापा जाता है। आवृत्ति को हम जानते हैं, हमने काफ़ी पहले से पढ़ रखा है, 6, 7, 8, 9, 10th क्लास में खूब आवृत्ति का मात्रक पूछा जाता है, हर्ट्ज़ में होता है। तो आवृत्ति का जो मात्रक होता है, एसआई यूनिट, वो हर्ट्ज़ होती है। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ट्ज़ होता है। एक सामान्य मनुष्य 20 हर्ट्ज़ से 20,000 हर्ट्ज़ आवृत्ति की ध्वनि को सुनने में सक्षम होता है। यानी कि ये जो कान की परास है, हमारे कान की परास होती है 20 हर्ट्ज़ से कितना, 20,000, या कभी कभी ऑप्शन को घुमा करके इसको 20 किलो हर्ट्ज़ भी बोल देता है वो यहाँ पे। तो 20,000 हर्ट्ज़ तक की हमारी मनुष्य की कान के सुनने की क्षमता होती है। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, घड़ी में प्रयुक्त होने वाले क्रिस्टल होते हैं। जो घड़ी में प्रयुक्त क्रिस्टल होते हैं वो सिलिकॉन डाइऑक्साइड के बनते हैं, तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। देखिए, इसका एक्सप्लेनेशन क्या है। एक्सप्लेनेशन में दे रखा है, घड़ी में प्रयोग होने वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2 होते हैं। यद्यपि प्राकृतिक रूप में इनमें से कुछ रॉक क्रिस्टल और राइन स्टोन के रूप में पाए जाते हैं, वस्तुतः जिनका वाणिज्यिक रूप से उपयोग होता है वे मानव निर्मित होते हैं। और क्वार्ट्ज क्रिस्टल का प्रयोग रेडियो टेलीविज़न में भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्ट्ज़ में क्या मापा जाता है। तो आपको पता, अभी मैंने बताया था, आवृत्ति इसका सही जो यूनिट हो जाएगी, यानी कि आवृत्ति की यूनिट है हमारी हर्ट्ज़। एक्सप्लेनेशन में क्या है, आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ट्ज़ है, अर्थात हर्ट्ज़ में आवृत्ति को मापा जाता है। इसे Hz द्वारा प्रदर्शित करते हैं, और एक सामान्य मनुष्य 20 हर्ट्ज़ से 20,000 हर्ट्ज़ की आवृत्ति को सुनने में सक्षम होता है। इसका 7 वाले क्वेश्चन का आंसर विद्युत शक्ति की इकाई है। विद्युत शक्ति यानी कि P, तो P आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, P बराबर W/T, यानी कि जूल प्रति सेकंड को ही हम वाट कहते हैं। इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो डी है। तो आप ये बात भी ध्यान रखें, P यानी कि विद्युत शक्ति बराबर कार्य बटे समय, P बराबर W/T, और इसका मात्रक वाट है, इसको ही हम वाट कहते हैं। 8वां क्वेश्चन है, दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंग दैर्घ्य की सीमा है। दृश्य स्पेक्ट्रम की जो एग्जैक्ट जो रेंज है वो है हमारी बी। ये वाला आंसर इसका सही होगा। कहीं कहीं बुक में इसमें वेरिएशन आपको देखने को मिल सकता है, कहीं ये 4 से यानी कि 4,000 एंगस्ट्रॉम से 7,500 एंगस्ट्रॉम भी देखने को मिलती है। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसकी भी एक बार।
ये हमारे पास में इसकी एक्सप्लेनेशन है। दृश्य स्पेक्ट्रम के संबंध में कोई निश्चित सीमा रेखा निर्धारित करना कठिन है। यह व्यक्ति की उम्र, आँखों की क्षमता, प्रकाश स्रोत की दूरी एवं तीव्रता आदि बातों पर निर्भर करता है। सामान्य तौर पर इसकी समय जो सीमा है 320 नैनोमीटर, 320 नैनोमीटर से 860 नैनोमीटर। एंगस्ट्रॉम में यह मान 3200 से 8600 एंगस्ट्रॉम तक मानी जाती है। जो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने इसकी सीमा 380 से 700 नैनोमीटर बताता है। NCERT पुस्तक में, देखिए ध्यान से सुनने वाली बात है, NCERT पुस्तक में इसकी जो सीमा है वो 400 से 700 नैनोमीटर रखी गई है। अतः परीक्षार्थी प्रश्न के विकल्पों के अनुसार इस परास के भीतर निकटतम आंसर का चयन कर सकते हैं। पूरी बात को इसने क्लियर कर दिया है। चलिए अब देखते हैं 9 वाला क्वेश्चन। सौर विकिरण, जो हमारा सौर विकिरण निम्न में से किस परास में दिखता है? तो अभी हमने बताया था जो हमारा सौर विकिरण है वो 400 से 700 नैनोमीटर की रेंज में आता है और जो हमारा दृश्य प्रकाश होता है। अब चलते हैं, आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है? ये पूछा जा चुका है BPSC हमारा TRE 2 में, TRE 2 में 2.0 में। तो आपको पता है कि जो हमारा हाइग्रोमीटर होता है, हाइग्रोमीटर से हम आर्द्रता मापते हैं, जबकि हाइड्रोमीटर जो होता है हमारा, हाइड्रोमीटर जलों की घनत्व को मापने में काम आता है। लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता मापता है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। हाइग्रोमीटर वायुमंडल की सापेक्षिक आर्द्रता का मापन करने के लिए वाला यंत्र है। हाइड्रोमीटर से द्रवों, जल के तुलनात्मक घनत्व का मापन किया जाता है। दाब की यूनिट क्या होती है? देखिए दाब का फॉर्मूला होता है P बराबर, जो हमारा प्रेशर इज इक्वल टू जो हमारा होता है F/A, यानी कि फोर्स पर यूनिट एरिया, P इज इक्वल टू F/A। तो यहाँ से देखते हैं फोर्स का मात्रक क्या है, न्यूटन, और पर यूनिट का वर्ग मीटर, तो यानी कि A इसका आंसर हो जाएगा। किसी तल के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब एक अदिश राशि है, ये बात नोट करने वाली है, क्योंकि दाब की कोई दिशा नहीं होती, सभी दिशाओं में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। दाब का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, जिसे हम पास्कल भी कहते हैं। आगे देखते हैं दाब का मात्रक क्या है। अभी हमने किया है दाब का जो मात्रक है इसमें कोई सा भी नहीं है, किलोग्राम पर मीटर। दाब का मात्रक तो हमारा पास्कल होता है, या फिर अभी हमने किया है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, इसलिए इसका आंसर E हो जाएगा। इसमें कोई सा भी इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जो हमारा 13 क्वेश्चन है। 13 क्वेश्चन में देखिए, निम्न में से कौन सी अदिश राशि है? अदिश राशि मैंने बताया था जो जिन सभी इक्वली डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट हो और रहे, तो जिसके पास में कोई दिशा ना हो। तो बल हमारा कोई निश्चित डायरेक्शन में लग सकता है, और दाब जो हमारा अभी बताया था, दाब एक अदिश राशि है, यानी कि ऑप्शन B इज़ द राइट आंसर। वेग हमारा सदिश है, जबकि यदि हम कहें चाल, तो चाल हमारी क्या हो जाएगी? चाल हमारी अदिश राशि हो जाएगी। त्वरण आप जानते हैं, त्वरण सदिश राशि है। इसके बाद में देखिए एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं, वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा एवं परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है सदिश राशियां कहलाती हैं। उदाहरण के लिए जिनमें डायरेक्शन हो और परिमाण, ध्यान रखें दिशा और परिमाण दोनों, ये वाला वर्ड। जैसे उदाहरण के लिए बल और वेग। बल में आप जानते हैं फोर्स जो होता है किसी निश्चित डायरेक्शन में लगता है, विस्थापन, त्वरण, संवेग आदि। जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा नहीं, उन्हें अदिश राशियाँ कहते हैं। उदाहरण के लिए आयतन, दाब, चाल, दूरी आदि। अभी मैंने ऊपर बताया था चाल आपकी अदिश राशि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14 है, निम्न में से किस राशि का मात्रक नहीं है? किस राशि का कोई यूनिट नहीं होती है? देखिए प्रतिबल आप जानते हैं P, इसको दिखाते हैं हम यंग प्रत्यास्था गुणांक जो हमारा आता है, उसमें ये आता है प्रतिबल। तो प्रतिबल को हम इसे P इज इक्वल टू F/A से ही दिखाते हैं, तो इसकी तो यूनिट होती है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। बल की आप अभी हमने बताई थी F बराबर हमारा न्यूटन में होता है। विकृति की कोई विमा नहीं होती, दाब की होती है, तो इसलिए ऑप्शन C इज़ द राइट आंसर। किसी वस्तु की विमा में आया परिवर्तन और उस वस्तु की मूल विमा के अनुपात को विकृति कहते हैं।
विकृति एक विमाहीन राशि है, अर्थात इसका कोई मात्रक नहीं होता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमसे कह रखा सही कथन चुनिए। तो सही कथन को लाल प्रकाश का तरंग दैर्घ्य बैंगनी से कम है। तो इसके लिए हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो हमारा विबग्योर है इस तरीके से VIBGYOR। तो विबग्योर में देखें ऊपर की तरफ जाते हैं तो वेवलेंथ बढ़ती है, यानी कि जो हमारी लाल रंग की तरंग दैर्घ्य है सबसे अधिक होती है। तो देखें ज़रा, लाल प्रकाश का तरंग दैर्घ्य बैंगनी से कम होता है। लाल का तो हमारे पास सबसे ज़्यादा होता है, लाल प्रकाश का तरंग दैर्घ्य बैंगनी से ज़्यादा होता है, ये बात ठीक है। क्योंकि और देखते हैं बैंगनी प्रकाश का तरंग दैर्घ्य यानी कि बैंगनी हमारा ये आ गया हरे प्रकाश से ज़्यादा कम होता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। देखिए हम बता देते हैं एक बार और, बैंगनी रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम व आवृत्ति सबसे अधिक होती है, जबकि लाल रंग का तरंग दैर्घ्य अधिक तथा आवृत्ति न्यूनतम होती है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 16। जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है तो यह सुंदर रंग दिखाती है, इस घटना का कारण क्या है? देखिए इस घटना का जो एग्जैक्ट कारण है वो है प्रकाश का व्यतिकरण, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तो इंटरफेरेंस की घटना दिखाती है, जबकि प्रकाश का अपवर्तन किरणें पार निकल जाती हैं, ध्रुवीकरण में मुड़ थोड़ी सी अपने डिस्टॉर्ट हो जाती हैं अपने मार्ग से। विवर्तन आप जानते ही हैं। और डी वाले का इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। दिन में पानी पर साबुन की फिल्म प्रकाश किरणों के व्यतिकरण इंटरफेरेंस के कारण अनेक रंगों की और सुंदर दिखाई देती है। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 16 के बाद 17 पर। देखिए 17 क्वेश्चन क्या है हमारे पास में। एक परमाणु का केंद्र धनावेशित हिस्सा कहलाता है। परमाणु का धनावेशित हिस्सा क्या कहलाता है? आपको पता है कि जो हमारे पास में जो न्यूक्लियस होता है नाभिक वो धनावेशित होता है, इलेक्ट्रॉन्स इसके चारों ओर घूमते हैं। तो इसका मतलब है कि जो हमारा जो बीच में होते हैं न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, और न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन को ही हम साथ में यदि बोल दें तो न्यूक्लियॉन्स बोले जाते हैं, और न्यूक्लियॉन्स को इससे मिलकर के न्यूक्लियस बनता है नाभिक। तो नाभिक ही हमारा धनात्मक हिस्सा होता है। 17 क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा नाभिक या न्यूक्लियस कहलाता है। नाभिक परमाणु का केंद्रक होता है। परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन अवस्थित होते हैं, जिन्हें न्यूक्लियॉन कहते हैं। प्रोटॉन धनात्मक आवेशयुक्त मूलभूत कण है, न्यूट्रॉन उदासीन होता है, जिस कारण नाभिक धनावेशित होता है। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.6 × 10⁻27 किलोग्राम होता है एवं इसकी खोज क्रमशः रदरफोर्ड तथा जेम्स चैडविक द्वारा की गई थी। 18 क्वेश्चन पर चलते हैं। एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को कहते हैं। जब भी ठोस अवस्था से सीधे गैस में जाए तो इसको ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन प्रोसेस कहते हैं, और ये ज़्यादातर कपूर में होता है, देखने को मिलता है। ऊर्ध्वपातन वह प्रक्रिया है जिसमें ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित हुए बिना ही सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है तथा गैसीय अवस्था से सीधे ठोस अवस्था में आ जाता है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है 19। वह ताप जिस पर कोई ठोस द्रव और गैसीय अवस्थाएं एक साथ रह सकती हैं कहलाता है। तो इसको हम त्रिक बिंदु कहते हैं, ट्रिपलेट पॉइंट। तो त्रिक बिंदु जो होता है हमारा, ये एक ऐसा पॉइंट होता है, ऐसा टेम्परेचर होता है जहाँ पर तीनों अवस्थाएं एक साथ ठहर सकती हैं किसी भी पदार्थ की। जैसे कि वह ताप बिंदु जिस पर ठोस द्रव और गैस अवस्थाएं एक साथ रह सकती हैं त्रिक बिंदु कहलाता है। उदाहरण के लिए जैसे 611 इतना पास्कल आंशिक दाब पर और 273 केल्विन पर 0.01 डिग्री सेल्सियस जल का त्रिक बिंदु है, जिस पर द्रव, जल, ठोस, बर्फ और जलवाष्प तीनों एक साथ पाए जा सकते हैं। देखिए इसका लास्ट क्वेश्चन है 20 वाला क्वेश्चन, और क्वेश्चन मैं अगली वीडियो में लेकर के आऊँगा। लास्ट ये है कॉस्मिक किरणें हैं। कॉस्मिक किरणें जो होती हैं हमारे पास में, ये होती हैं आवेशित कण, चार्ज पार्टिकल होते हैं। और ये बात ध्यान रखने वाली है क्योंकि कॉस्मिक रेज़ का मतलब है कि जो ब्रह्मांड में किरणें चल रही हैं वो जो सभी के सभी सोलर सिस्टम को अफेक्ट करती हैं, इनको कॉस्मिक रेज़ बोलते हैं। और ऐसा देखने में मिलता है, ऐसा रिसर्चेस दिखाती हैं। चलिए फिर भी एक्सप्लेनेशन देख लेता हूँ मैं इसकी क्या है। एक्सप्लेनेशन में है हमारे पास में कॉस्मिक
किरणें विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का भाग नहीं हैं। ये उच्च ऊर्जा के आवेशित कण हैं जो अंतरिक्ष में लगभग प्रकाश की गति से गमन करते हैं। चलिए, इसके आपके लिए 20 क्वेश्चन ही काफ़ी हैं। 20 क्वेश्चन के मैं सेट आपको अपलोड करता रहूँगा।